Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत के माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात के लिए किसी मंतव्य की आवश्यकता नहीं है। क्या मुलाकात भारत में कोई ऐसा कानून है कि कोई भारत का गृह मंत्री किसी दूसरी पार्टी के विधायक से या दूसरी पार्टी का कोई विधायक भारत के गृह मंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से या राज्य के मुख्यमंत्री से क्या नहीं मिल सकता? उनके नाम बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको नाम लेने से भी कहीं ना कहीं मुंह का स्वाद खराब होता है। जो सनातन का अपमान करेगा, मनोज पांडे सनातन के लिए, भगवान प्रभु राम के लिए राजनीति छोड़ सकते हैं, जीवन छोड़ सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं, लेकिन सनातन और हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक और इस वक्त हम रायबरेली में हैं। तमाम लोकसभा चुनाव की आप कवरेज देख रहे हैं। इस बीच एक बहुत चर्चित चेहरा हमारे साथ है, मनोज पांडे जी। सपा के विधायक हैं और चर्चा है कि भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से पिछले दिनों मुलाकात हुई, वहीं से शुरू करूंगी। किस बात को लेकर मुलाकात थी, क्या कुछ उस मुलाकात में हुआ था? भारत के माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात के लिए किसी मंतव्य की आवश्यकता नहीं है। वो भारत के बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हैं और ये उनकी कृपा है, उनकी उदारता है, उनकी सहिष्णुता है कि वो हमारे आगरा पर हमारे घर आए थे, भोजन लिया था उन्होंने। क्या मुलाकात भारत में कोई ऐसा कानून है कि कोई भारत का गृह मंत्री किसी दूसरी पार्टी के विधायक से या दूसरी पार्टी का कोई विधायक भारत के गृह मंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से या राज्य के मुख्यमंत्री से क्या नहीं मिल सकता? लेकिन ऐसा है क्या? चर्चा है कि आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं जल्दी ही। सब्र करिए और थोड़ा इंतजार करिए, जो परिणाम भी होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। इसका मतलब जनता अपने हिसाब से निकाल सकती है अपना अपना मतलब। नहीं, जनता तो सब समझ रही है। जनता वो सारी चीज़ें समझती है जहाँ तक हम आप नहीं समझ पाते हैं। जनता ने ये भी देखा इस उत्तर प्रदेश में कि भारत जो तमाम नामों से जाना जाता है, तो भगवान प्रभु राम के नामों से भी जाना जाता है। भारत के लोगों ने ये भी देखा है कि जिस भगवान प्रभु राम के आदर्शों पर देश चलता रहा हो, जिस रामचरितमानस को देश की 100 करोड़ की जनता वो सर आंखों पर बैठाती हो, उसका अनुसरण करने का काम करती हो, उसी रामचरितमानस की प्रतियां इस उत्तर प्रदेश में जलाई गईं। भगवान प्रभु राम के लिए अशब्दों का प्रयोग किया गया। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के बारे में क्या बोला गया, इसको भी देश ने देखा है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो लोग सनातन पर विश्वास नहीं करते और सनातन का अपमान करेंगे, विश्वास करना या अविश्वास करना ये उनका अधिकार है, लेकिन अपमान करने का अधिकार नहीं है किसी को। किसने किया है सनातन का अपमान जो आप कह रहे हैं? जिनको आपने टीवी में बहुत दिन तक चलाया, जिनको सबसे ज़्यादा टीआरपी आप लोगों ने दिया, उनके नाम बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनको नाम लेने से भी कहीं ना कहीं मुंह का स्वाद खराब होता है। उनको बहुत टीआरपी दी है आप लोगों ने, जिन्होंने माँ लक्ष्मी के बारे में बोला, माँ दुर्गा के बारे में बोला, हनुमान जी के बारे में बोला, जातियों के बारे में बोला। ये भारत है, विभिन्न जात वर्ग धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न पंथ के मानने वाले लोग होते हैं। और फिर मेरा मानना है आज भारत के 135 करोड़ नागरिक का उसका अपना संवैधानिक अधिकार है कि वो लोकतंत्र में किसके साथ जाए और किसके साथ खड़ा हो। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अगर देश के लिए काम किया है तो उनकी प्रशंसा करना अगर अपराध है, मनोज पांडे करते रहेंगे। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षाओं से जूझ रहा था। कभी छत्तीसगढ़ और झारखंड में नेक्सलाइट की समस्या, कभी कश्मीर की घाटियां जल रही थी, कभी पंजाब का आतंकवाद। अगर हम इसके लिए धन्यवाद दें भारत के माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, जिन्होंने भारत को एकरूपता में लाने का काम किया, मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं कहता हूं पूरी मजबूती से, इसे आप किसी रूप में ले ले कोई व्यक्ति, कि अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता, देश प्रेम अगर किसी के चेहरे पर झलकता है तो आदरणीय गृह मंत्री जी के चेहरे पर झलकता है। पूरे देश के 135 करोड़ लोगों के लिए पीड़ा अगर किसी के चेहरे पर झलकता है तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर के चेहरे पर झलकता है। तो जो देश की चिंता करेगा, जो देश को लेकर के चलेगा, मनोज पांडे भी देश के एक सामान्य नागरिक हैं, हम भी उसकी प्रशंसा करने से चूकेंगे नहीं। और मैंने कहा कि जो सनातन के बारे में बोलेगा, जो सनातन का अपमान करेगा, मनोज पांडे सनातन के लिए, भगवान प्रभु राम के लिए राजनीति छोड़ सकते हैं, जीवन छोड़ सकते हैं, पद छोड़ सकते हैं, लेकिन सनातन और हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकते।
अच्छा, आपने इस बीच में राम मंदिर का जिक्र किया। जिस दिशा में ये हवा बहती नजर आ रही है, आपकी राजनीतिक हवा की बात करें, राम मंदिर क्या इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है? नहीं, राम मंदिर को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते। राम मंदिर लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है। और मैंने कहा कि भारत के डेमोक्रेसी में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये शक्तियाँ भी प्रदत्त हैं और ये व्यवस्था भी दी गई कि कोई किसी के धर्म पर अभद्र टिप्पणी और ऐसी कोई बात जिससे एक समाज और एक वर्ग के लोगों की भावनाएं आहत हों, ये भी कहने का अधिकार किसी को नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी है कि रायबरेली में ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी संख्या है। क्या ये भी एक कारण है कि झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ नजर आ रहा है? मनोज पांडे रायबरेली के ब्राह्मण नेता नहीं है। मनोज पांडे को हमें इस चीज़ का गर्व है कि रायबरेली नहीं, उत्तर प्रदेश के करोड़ों हमारे बुजुर्ग पिता समान वो मनोज पांडे को अपना बेटा मानते हैं। पूरे प्रदेश का नौजवान मनोज पांडे को अपना भाई मानता है। और केवल एक समाज नहीं, मनोज पांडे ने इस जनपद को विकास दिया है, गरीब के साथ लड़ाई लड़ी है। आप जब रायबरेली घूमेंगी तो आप सारस होटल जाएंगी तो आपको रानी झलकारी बाई की मूर्ति दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा कि मनोज पांडे नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा बनवाया गया। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष कभी 2000 में हुआ करता था। आप बस स्टेशन जाएंगे तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति आपको दिखाई देगी। और जब आप आगे डिग्री कॉलेज जाएंगी तो आपको बीरापासी द्वार दिखाई देगा, उसमें भी आपको मनोज पांडे दिखाई देंगे। और आगे जाएंगी आप तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऊंचाहार में सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क भी बनवाने का और गोकर्ण ऋषि द्वार बनवाने का भी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वार भी बनवाने का और मलिक मोहम्मद जायसी द्वार भी बनवाने का ये श्रेय और ये सौभाग्य, मैं श्रेय तो नहीं कहूँगा, इसे वापस लेता हूँ, लेकिन मैं सौभाग्य मानूंगा कि ये रायबरेली के बेटे मनोज पांडे को प्राप्त हुआ है। और मेरी राजनीति किसी स्वार्थ के लिए नहीं, मेरी राजनीति केवल पद और प्रतिष्ठा तक नहीं है। मैं रायबरेली में राजनीति करता हूँ समाज के उन गरीब और कमज़ोर असहाय लोगों को जो किन्हीं कारणों से भी वंचित हैं, अभी भी उनको उनके जो अधिकार हैं वो नहीं मिल पाए हैं। उन किसानों की लड़ाई मैं पूरे जीवन लड़ता रहा हूँ। अन्नदाता जिनको भारत की सबसे बड़ी आबादी का हिस्सा कहा जाता है, मैंने सदैव उनकी लड़ाई लड़ी है। मैंने बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ी है। और मैं सत्ता की कोख से नहीं पैदा हुआ हूँ, संघर्ष की कोख से पैदा हुआ हूँ। अच्छा, बीजेपी में क्या खींचतान चल रही है? क्या आदित्य सिंह या आप मन से प्रचार कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में तो हूँ नहीं। ये तो आप उन लोगों से पूछिए जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हों। मैं तो मेंबर हूँ नहीं। मैं तो आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ। अब किसी दल में कहाँ क्या है ये तो आप वहीं से पूछे। लेकिन ये क्रेडेंशियल जल्द बदल सकते हैं क्या? नहीं, हमने कहा कि राजनीति में कुछ असंभव नहीं है, नंबर एक। दूसरी चीज़ की जब विचारधारा की राजनीति करनी होगी, संस्कार की राजनीति करनी होगी, सभ्यता की राजनीति करनी होगी, राष्ट्र की राजनीति करनी होगी, भारत माता के पद चिन्हों पर चलना होगा, सनातन को बचाना होगा, किसान को उसके उत्पादन का मूल्य देना होगा, नौजवानों के रोजगार की बात करनी होगी और भारत को तीसरी आर्थिक मजबूत एक तंत्र के रूप में, भारत के एक विकसित देश के रूप में अगर लाना होगा तो उसी के साथ जाना होगा जिसके मन में ये दृढ़ इच्छा शक्ति है कि भारत को हमको 3rd नंबर की विश्व की इकोनॉमिक कंट्री के रूप में हमें लाना है। तो उसी के साथ जाना पड़ेगा। घर परिवार को चलाने वाले लोग, हम दो हमारे दो, ये लोग देश को नहीं चला सकते। देश को चलाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। वो दिल भारत के प्रधानमंत्री के पास है, भारत के गृह मंत्री के पास है और भारत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पास है। अच्छा, इस बीच आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, मैं भी एक शख्सियत का जिक्र करूंगी, अखिलेश यादव। उनसे बात हो रही है कुछ फिलहाल? क्या इक्वेशन है उनके साथ आपका? जब ज़रूरत थी, आवश्यकता थी तो वो बात करते थे हमसे, और जब बात करते थे तो बात होती थी। नहीं, मैंने कहा कि जब उनको आवश्यकता थी तो वो बात करते थे, बात होती थी उनसे। अब आपको लगता है आवश्यकता नहीं है क्या? नहीं, हमें लगता है कि वो विचार कर रहे होंगे कि मनोज पांडे सनातनी हैं, मनोज पांडे राष्ट्रभक्त हैं, मनोज पांडे दलित और कमज़ोर की लड़ाई लड़ते हैं। हो सकता है हम हमारी इन आदतों से उनको कुछ नाराज़गी हो सकता बात ना करते हो। और किसी विषय को भी लेकर आपको लगता है कि उनको नाराज़गी है या आपको नाराज़गी है किन विषयों को लेकर? देखिए, मैं 31 साल से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा और आपको जानकारी में आ जाए कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ समाजवादी पार्टी का। ईश्वर ने, जनता ने हमें 2-2 बार मंत्री, कई बार अन्य बार विधायक, कई बार नगर पालिका अध्यक्ष, इन तमाम शीर्ष संस्थाओं पर काम करने का अवसर दिया। मैं रायबरेली की ऊंचाहार की जनता का ऋणी हूँ
उनका कर्जदार हूँ कि मेरे जैसे कमज़ोर और सामान्य परिवार से निकले व्यक्ति को ऊंचाहार की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। और मैं आपके चैनल पर स्पष्ट रूप से कहूँगा कि हम अपने सिद्धांतों और विचारधाराओं से समझौता नहीं कर सकते। जिस दिन हमें लगेगा कि हम सिद्धांत, विचारधाराओं और गरीब और कमज़ोर की और अपने क्षेत्र की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, उस दिन मैं खुद राजनीति से बाहर हो जाऊंगा। राजनीति हमारे लिए किसी पद और प्रतिष्ठा का साधन कभी नहीं रहा। ये रायबरेली की धरती भी जानती है, प्रदेश भी जानती है। अच्छा, ये बताइए कि रायबरेली में किसको लेकर माहौल है फिर? आप लोगों के बीच में जाते हैं, कहाँ कहाँ हवा बहती नजर आ रही? देखिए, आप लोगों को छोड़ करके, इसलिए कि आप लोगों से तो ईश्वर बचाए, आप लोग किसको कहाँ पहुँचा दें। लेकिन रायबरेली की जनता तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही है। रायबरेली की जनता आदरणीय अमित शाह साहब की बात कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रही है, उनके कार्यों की बात कर रही है, राम मंदिर की बात कर रही है, वो किसानों को 2000 रुपये किसान सम्मान निधि की बात कर रही है। 2 जून जो गरीबों को 80 करोड़ लोगों को कोविड के बाद आज अनाज दिया जा रहा है, उसकी बात कर रही है। वो बात ये कर रही है कि भारत में जब दुनिया के तमाम देशों ने घुटने टेक दिए तो भारत के ही अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के साथ खड़े होकर के उसको अपने परिवार के साथ साथी भी बने और सारथी भी बनने का काम किया। तो रायबरेली की जनता भी भारत के ही अंदर रहती है और वही बात वो कर रही है। लेकिन उन लोगों की बात क्यों करेगी जिनकी तरफ आपका इशारा है? उन लोगों से भी ये सवाल पूछिए। लोकतंत्र में जनादेश जनता देती है सेवा करने के लिए, अपने सुख दुख में खड़े होने के लिए। आज सवाल है कि क्या जब एनटीपीसी में बॉयलर फट गया हमारी विधानसभा में, 250 लोगों की मृत्यु हो गई, तो काश वो विधवा बहन, वो बूढ़ी माँ, उसकी नज़रें ढूंढती रही कि जिनको हमने वोट दिया हो कब हमारे दुख में शरीक होंगे। जब रायबरेली के बछरावा में ट्रेन दुर्घटना हो गई, 48 लोगों की मृत्यु हो गई, इसी रायबरेली के थे वो। उनके परिजन उन्हें ढूंढते रहे कि हमारे क्षेत्र के पार्लियामेंट मेंबर जिन्होंने परिवार के नाम पर वोट मांगा था वो कब आएंगे। जब गंगा में नाव डूब गई, 9 लोग इसी रायबरेली के मर गए, 5 बच्चियां तालाब में डूबकर मर गई, उनके ब्लॉक के अध्यक्ष की डेथ हो गई, तब भी लोग ढूंढते रहे कि हमारी मेंबर आप पार्लियामेंट कब आएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ एक चुने हुए व्यक्ति को जिससे जनता चुनने का काम करे, अगर वो 5 साल जनता के बीच में नहीं आता, तो मैं हाथ जोड़ करके उन लोगों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आदरणीय प्रियंका जी से भी कि आज आप किस परिवार की बात कर रही हैं? रायबरेली में किस परिवार की बात कर रहे हैं? जिन लोगों ने आपके लिए गोलियां खाई, उन लोगों के ऊपर मुसीबत आई तो आप कहाँ खड़ी थे? जिन लोगों ने आपको चुनाव जिताने का काम किया, जिन्होंने बहुत आपके ऊपर विश्वास कर, परिवार का मान करके आपके साथ खड़े होने का काम किया, कि आपने पलट करके कभी देखा कि जिन लोगों ने हमें बनाया है, बनाने वाले लोग आज कहाँ खड़े हुए हैं? इस बीच नहरों में जब पानी नहीं आया होगा तो लोगों ने अपनी सांसद को ढूंढा होगा, जब टूटी हुई सड़कों पर लोग चल रहे होंगे तो अपनी सांसद को ढूंढा होगा, और जब एक बहन पैसे के अभाव में उसके हाथ नहीं पीले हो पाए और उस बहन ने ही नहीं, बेटी ने नहीं, उसके पिता ने भी साथ में आत्महत्या कर लिया, उसने कांग्रेस को वोट दिया था शायद, और काश अगर ये लोग जिन लोगों ने वोट लिया था उस परिवार के साथ इस दुख और संकट के समय उसके परिजनों के साथ खड़े होते, हम भी धन्यवाद देने का काम करते। लेकिन दुख के साथ कहना चाहते हैं कि 5 साल लोगों ने चेहरा नहीं देखा। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या यही लोकतंत्र है, क्या यही जनादेश का सम्मान है? तो ऐसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं, जनता से कोई बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वो जनता की सेवा नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी की उम्मीदवारी में दम नहीं लग रहा क्या आपको? राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं रायबरेली से, हमने भी सुना, हमने भी पेपरों में पढ़ा कि राहुल जी यहाँ से चुनाव उन्होंने पर्चा भरा है। लेकिन लड़ने से तो कुछ नहीं होता, जनता किसके साथ खड़ी है ये देखना होता। कल आपको ऊंचाहार की जगतपुर की रैली में आपको दिखाई पड़ जाएगा जनता किसके साथ खड़ी है। तो जिसके साथ भी खड़ी है वो कितने मार्जिन से जीत रहे हैं? कितनी बड़ी जीत होने वाली है? जो आपका अनुमान क्या कह रहा है? आप लोगों के बीच जा रहे हैं। जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री जी के विकास के साथ खड़ी हुई है। गरीब अपने विश्वास पर खड़ा है कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा आया है जिसने हमें अपना परिवार माना है, इस विश्वास पर खड़ा हुआ है। उनके साथ लोग नहीं खड़े हुए हैं जिन लोगों ने जनता को छलावा करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। अच्छा, रायबरेली से आपका नाम भी तो चल रहा था पहले। ठीक बात है, ये तो किसी दल के शीर्ष नेतृत्व का अधिकार है, क्यों किसको लड़ाए किसको ना लड़ाए। मैं तो अभी भी सिटिंग एमएलए हूँ,
तो पार्टी का जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और वो नेतृत्व निर्णय लेने का उसको अधिकार है। लेकिन कोई निराशा तो नहीं है? नहीं, निराशा राजनीति में नहीं होनी चाहिए और किसी चीज़ की निराशा नहीं। मैं 8 चुनाव लड़ चुका हूँ पब्लिक का, तो हमें तो कोई निराशा नहीं होती। और मैं चुनाव को मानता हूँ कि चुनाव हम सबका एक कारक है कि हमें जनता की सेवा करने के लिए, गरीब की जनता की सेवा करने के लिए अधिकार प्रदत्त करता है। हम तो करते हैं, हफ्ते में 3 दिन अपनी गरीब जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन हम परिकल्पना करते हैं कि काश इस ऐसे जनादेश को ऐसे लोग भी छल के बल पर ले लेते हैं जो 5 साल जनता को चेहरा भी नहीं दिखाने का काम करते हैं। नहीं दिखाया चेहरा आपको लगता है, नहीं आए लोगों के बीच? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 5 साल में कोई डेट, तिथि, समय, महीना आपको याद हो कि यहाँ पर दौड़ा हुआ, वहाँ पर आए, लोगों से मिले, जनता की समस्याएं सुनी, तो आप हमें बता देंगे तो हम अपना ज्ञानवर्धन कर लेंगे और हमें लगता होगा कि हो सकता है कि मेरी स्मरण शक्ति कुछ घट गई हो। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बिजी शेड्यूल के बीच अपना टाइम देने के लिए। हमारे साथ मनोज पांडे जी थे। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? सियासी उथल पुथल आपको देखने को मिल रही है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, रायबरेली उत्तर प्रदेश से आपको तमाम लोकसभा कवरेज देखने को मिल रही है। आपका इस पर क्या कहना है? कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ नीति तनेजा।